हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लॉ फैक्ट। मैं आज आपके सामने एक और ही बहुत इंटरेस्टिंग सा केस लेके आया हूँ जो कि है बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद AIR 1969 SC 299। दोस्त, ये केस काफ़ी पेचीदा है और काफ़ी लॉन्ग टर्म्स में बेयर एक्ट में दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसमें बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी वे में समझाऊं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें, समझ सकें और आपको इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो मैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इसको समझाऊंगा केसेस में, और होप आपको समझ में भी आएगा। ये केस है बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद। इसमें जो लाइबिलिटीज़ होती प्रिंसिपल डेप्टर्स और श्योरिटी की, वो बताया गया है। इसमें बैंक ऑफ बिहार जो है वो दामोदर प्रसाद को पैसे देता है जिसकी गारंटी पारसनाथ सिन्हा जी ने लिए रहते हैं। इसमें उनको पैसा जो दिया जाता है वो है 11,723 रुपये, जो कि उनको इंटरेस्ट पड़ता है 2,769 रुपये। तो ये जो पैसा है ये दामोदर जी को दिया जाता है बिहार बैंक के द्वारा। तो इसमें आगे क्या है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो गारंटर रहता है और ना ही इसमें जो डेप्टर रहता है, ये दोनों ही अपनी लाइबिलिटी से एस्केप करते हैं। बोलते हैं कि ना ये पैसा गारंटर देने को तैयार है ना डेप्टर देने को तैयार है। तो पहले ये जो अपील रहती है ये ट्रायल कोर्ट में खारिज की जाती है। जब बैंक इसको फाइल करता है ट्रायल कोर्ट में, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि ये जो अमाउंट है जो दामोदर प्रसाद को दिया गया है बैंक द्वारा, ये जो है उसकी जो लिमिट है वो बैंक से कम है। मतलब जो मॉनिटरी लिमिट रहती है बैंक की वो उसके काफ़ी कम रहती है, तो बैंक उसको रिजेक्ट कर देता है। देन द सेकेंड अपील अगेंस्ट दिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया था सिविल एपलेट जुरिडिक्शन विद द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। तो इसमें बैंक के पास जो सर्टिफिकेट रहता है एक, वो उस जुरिडिक्शन के कारण वो उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और ये अपील उनकी एडमिसिबल होती है। द प्लेंटिफ फाइल द सूट अगेंस्ट देम इन द कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज इन द फर्स्ट कोर्ट पटना, claiming the decree of an amount due. The trial court decreed the suit against both the defendant. While passing the decree, the trial court directed that the plaintiff bank shall be liberty to enforce the dues in question against the defendant too, only after having the exhaust remedies against the defendant one. तो इसमें जो बैंक के द्वारा बैंक को कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि बैंक के पास फुल लिबर्टी है, उन्हें खुली छूट दी जाती है कि वो डिफेंडेंट से पैसे वसूल सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि पहले वह जो मेन रहते हैं, पैसा जो दामोदर प्रसाद रहते हैं जिनको पैसा दिया है, पहले वो अपनी पूरी रेमेडीज और पूरा अपना पावर, पूरा जोर पहले वो उन पे आजमाए, दामोदर प्रसाद पे, तभी वह अगर उनके ना देने के बाद फिर वो जाके गारंटर पे जाएं पैसे के लिए। इसमें अंडर सेक्शन 140 of Indian Contract Act 1870, right of surety on payment or performance, the right of subrogations where the guarantor debt becomes due to default of a principal debtor to perform a guarantee duty taken place, thus surety upon payment or performance of all that he is liable to invested with the right which creditor had against the principal debtor। तो इसमें सेक्शन 140 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहा गया है कि जो श्योरिटी की जो राइट्स होती है, जो उसकी लाइबिलिटीज होती है, वो इक्वल टू प्रिंसिपल डेप्टर की रहती है। जैसे जो लाइबिलिटीज प्रिंसिपल डेप्टर की होती है, जब वो पैसा लेता है तो पैसा उसे चुकाना रहता है, तो सेम लाइबिलिटीज गारंटर की भी होती है कि अगर बैंक ने प्रिंसिपल डेप्टर को पैसा दिया, अगर वह नहीं चुकाता है तो ये उसकी दायित्व बनती है कि वह पैसा चुकाए। तो उसको भी पैसा चुकाना है और जो मेन प्रिंसिपल डेप्टर रहता है उसको भी पैसा चुकाना है। तो ये दोनों की जो दायित्व में है, इसमें इस सेक्शन के अंदर कहीं फर्क नहीं समझा गया है। इसमें जो इश्यूज दिए गए हैं इसमें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। इसमें एक मैटर और आता है जिसमें जो गारंटर रहता है और प्लेंटिफ,
प्लेंटिफ को ये एक बॉन्ड साइन करके देते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या रहता है। द फ्लो ऑफ कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, द प्लेंटिफ इज इन ट्राइपेटेड एग्रीमेंट विद द डिफेंडेंट number and defendant number. Firstly, the firstly principal debtors has himself made a promise in a favor of a creditor to perform the obligation mentioned in the agreement while signing the contractual document in favor of bank creditor. Then surety defendant gave a undertaking in the form of guarantee bound in favor of plaintiff bank is dated June 15, 1951. The surety agreed to pay the satisfy the liabilities of a principal debtor up to rupees 12,000 and interest in 2 days after demanded by bank. तो इसमें ये कहा गया है, इसमें जो प्रिंसिपल डेप्टर रहता है वो अपने द्वारा एक गारंटी बॉन्ड साइन करके देता है बैंक को कि मैं जितना भी मैंने लोन लिया है मैं उसे चुकाऊंगा, ये मैं रिटन अश्योरिटी बैंक को देता हूं। और उसके बाद जो श्योरिटी रहते हैं, जो गारंटर रहता है, वह भी एक गारंटी बॉन्ड साइन करके बैंक को देता है कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर कहीं भी डिफॉल्ट होता है या फेलियर होता है तो मैं ये रिटन में देता हूं बैंक को कि इसके द्वारा इनकी वसूली मुझसे की जाए, मैं इनके लोन को चुकाने में पूरी तरह समर्थ हूं और मैं बैंक को पैसा दूंगा। ये उनको जून 15, 1951 में एक श्योरिटी बॉन्ड के द्वारा दिया जाता है। उसमें जो लायबिलिटीज रहती प्रिंसिपल डेप्टर की वो 12,000 रुपए तक का पैसा प्लस इंटरेस्ट बैंक के द्वारा अगर क्लेम किया जाएगा तो ये चुकाने का गारंटी श्योरिटी बैंक को देता है। इसके बाद भाई ये जो बॉन्ड रहता है रिटन में, बैंक लेके ये कोर्ट पहुंच जाता है कि भाई ये तो इन दोनों ने हमें लिख के दिया था कि अगर पैसा चुकाने में हम दोनों में असमर्थ रहेंगे तो मैं भी दूंगा और ये श्योरिटी देगा। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि ये दोनों भी अपनी लायबिलिटी से एस्केप करते हैं कि मतलब हम नहीं दे सकते हैं, हम नहीं दे रहे, हमारी लायबिलिटी नहीं है, हमारी लायबिलिटी नहीं है, हमारी लायबिलिटी नहीं है, ऐसा करके। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला था, द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन द इंटरप्रिटेशन इन दिस केस एंड द प्रोविजन ऑफ अ प्रेसिडेंट रिलेटेड हेयर इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें बैंक के पास पूरा पावर है कि वह क्रेडिटर जो है बैंक इसमें वो डेप्टर या श्योरिटी से पैसा वसूल सकता है, उन्हें पूरा पावर है। लेकिन उसमें बैंक को ये डिसाइड करना है कि पहले वो किस पे प्रोसीडिंग करना चाहेगा, प्रिंसिपल डेप्टर पे कि श्योरिटी पे। लेकिन ये एक इसमें क्लू ये भी है कि उसमें सबसे पहले उनको प्रिंसिपल डेप्टर जो रहते मेन दामोदर प्रसाद, पहले उनको उनसे पैसा वसूलने की प्रक्रिया करनी चाहिए। उनके बाद अगर वह नहीं देते कुछ आते तो सेकेंडली फिर वो आते हैं श्योरिटी और गारंटी पर। लेकिन ये डिपेंड करता है बैंक हैज अ फुल पावर टू यूज इट दैट टू whom हैज टू बी फर्स्ट हैज बीन क्लेमिंग टू रिकवरी ऑफ द अमाउंट। तो इस केस में यही बताया गया है, जो उसका लॉ लेट डाउन है इसमें एक बताया गया है कि the bank has clearly pointed the special equity where he has said that he has an exception part which could be enforceable only when there is a clause specifically mentioned in contract they got engaged and when they well settled precedent the provision governing the same। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैंक को कहा गया है बैंक हैज अ फुल पावर, उन्हें पूरी छूट दी गई है कि वह पैसा जो है वो अपने हिसाब से वसूल सकते हैं, उन्हें खुली छूट है। और इसमें सेकंड जो पॉइंट दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि इसमें जो लायबिलिटीज होती है लोन लेने के बाद तो प्रिंसिपल डेप्टर और गारंटर की इसमें इक्वली होती है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रिंसिपल डेप्टर की इसमें ज्यादा दायित्व बनता है और गारंटर का कम बनता है। इसमें ये बताया गया है कि बैंक का पैसा देने में दोनों बराबर हैं। जैसी लायबिलिटीज उसकी प्रिंसिपल डेप्टर की है जिसने पैसा लिया है, सेम वैसी लायबिलिटी दायित्व श्योरिटी का भी बनता है, दोनों की लायबिलिटी बराबर रहती है, इसमें अलग नहीं किया गया। सो फ्रेंड्स, आज का केस ये होप आपको समझ में आया होगा इन इजी वे। होप यू लाइक एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर इट। टिल यू देन, गुड बाय।